क्या आप जानते हैं कि आने वाले कुछ सालों में भारत का पूरा बैंकिंग नक्शा बदल सकता है? ऐसा कहा जा रहा है कि देश में अब सिर्फ 4 सुपर बैंक ही बचेंगे। बाकी सारे छोटे बैंक इन 4 दिग्गजों में समा जाएंगे। सोचिए, जब आपके सेविंग अकाउंट से लेकर लोन और ईएमआई तक सब कुछ सिर्फ कुछ बैंकों के हाथ में होगा, तो सिस्टम कितना अलग दिखेगा। अगर आप भी इस बड़े बदलाव को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है उसे कई लोग बैंक मर्जर 2.0 कह रहे हैं, यानी भारतीय बैंकिंग सिस्टम का दूसरा बड़ा परिवर्तन। अब सिर्फ 4 विशाल बैंक बनेंगे जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को संभालेंगे। कहा जा रहा है कि ये योजना न सिर्फ देश के वित्तीय ढांचे को मजबूत करेगी बल्कि भारत को ग्लोबल फाइनेंशियल पावर के रूप में भी स्थापित करेगी। असल में बैंकिंग हमेशा से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नींव रही है। जब जब किसी देश ने आर्थिक मंदी देखी, उसके पीछे कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम की कमजोरी जरूर थी, और अब भारत इस कमजोरी को ताकत में बदलने के मिशन पर है। यह कहानी सिर्फ बैंकों की नहीं बल्कि देश की फाइनेंशियल इवोल्यूशन की है। सबसे पहले बात करते हैं इस विचार की शुरुआत कहां से हुई। 1991 में बनी नरसिम्हन कमेटी ने सुझाव दिया था कि भारत को अपने बैंकों को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है। फिर 1998 में उसी कमेटी के दूसरे चरण ने कहा कि भारत को सिर्फ 3 या 4 बड़े ग्लोबल बैंक चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करें, जबकि बाकी बैंक रीजनल लेवल पर रहें। वक्त गुजरा और साल 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में कई चुनौतियां सामने आईं, जैसे बढ़ते हुए एनपीए, कैपिटल की कमी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। इसी के बाद 2018 से 2019 में सरकार ने मेगा मर्जर प्लान की शुरुआत की। इसमें एसबीआई को उसके एसोसिएट्स के साथ जोड़ा गया, बैंक ऑफ बड़ौदा को विजया बैंक और देना बैंक के साथ मर्ज किया गया, यूनियन बैंक को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ जोड़ा गया और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में समाहित कर दिया गया। इस प्रक्रिया से पहले हमारे पास 17 सरकारी बैंक थे, लेकिन मर्जर के बाद इनकी संख्या घटकर 12 रह गई। अब सरकार एक कदम और आगे बढ़ते हुए इन 12 बैंकों को घटाकर सिर्फ 4 सुपर बैंक बनाने की दिशा में बढ़ रही है। सोचिए, ये 4 बैंक न केवल देश के अलग अलग हिस्सों में डोमिनेंट रहेंगे बल्कि एक तरह से भारत की बैंकिंग पावर को पुनः परिभाषित करेंगे। एसबीआई ग्रुप देश के पूर्व और उत्तर में मजबूत रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रुप पश्चिम भारत में, यूनियन बैंक ग्रुप दक्षिण और मध्य भारत में, जबकि पीएनबी और इंडियन बैंक ग्रुप उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। इससे देश का हर कोना एक बड़े बैंक नेटवर्क से जुड़ जाएगा, जिससे कामकाज में तेजी आएगी और कस्टमर सर्विस और डिजिटल बैंकिंग में क्रांति आएगी। अब सवाल उठता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? असल में इसके पीछे सबसे बड़ा आर्थिक कारण है ग्लोबल स्केल कैपिटल की जरूरत। अगर भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करनी है तो हमें उतने ही बड़े बैंक चाहिए जो बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें, कम ब्याज दर पर लोन दे सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पकड़ बना सकें। इसका एक और फायदा है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जितनी बड़ी संस्था होगी उसकी प्रति यूनिट लागत उतनी कम होगी, यानी बड़े बैंक कम खर्च में ज्यादा काम कर पाएंगे। इसका नतीजा होगा सस्ती लोन दरें, मजबूत बैलेंस शीट और बेहतर परफॉर्मेंस। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा चीन और अमेरिका ने अपनाया। चीन के पास 4 विशाल बैंक हैं जो दुनिया के टॉप 10 बैंकों में शामिल हैं। अमेरिका ने भी अपने बैंकों को कंसोलिडेट करके मजबूत किया और ग्लोबल एक्सपेंशन पर ध्यान दिया। भारत अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, बिग बैंक्स फॉर बिग इकोनॉमी। अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो हमें उतना ही बड़ा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना होगा। लेकिन जहां बड़ी ताकत होती है वहीं कुछ जोखिम भी होते हैं, क्योंकि हर बड़ा सुधार अपने साथ कुछ अनदेखी मुश्किलें भी लाता है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 4 सुपर बैंक्स बनेंगे, बल्कि यह भी है कि इन 4 बैंकों के बनने के बाद भारत का वित्तीय ढांचा किस दिशा में जाएगा। हर बड़ा सुधार अपने साथ एक अनकहा डर लेकर आता है, और इस बार भी ऐसा ही है। बैंक मर्जर 2.0 सिर्फ एक सुधार नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो आने वाले दशकों तक भारत की आर्थिक स्थिरता को तय करेगी। देखिए, जब किसी देश में बहुत बड़े बैंक बनते हैं तो एक अवधारणा सामने आती है, टू बिग टू फेल, यानी इतने बड़े कि ये फेल नहीं हो सकते। लेकिन अगर कभी ऐसे बैंक डगमगाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। एक झटका पूरे देश की फाइनेंशियल इकोनॉमी को नीचे गिरा सकता है। यही बात अमेरिका में 2008 की मंदी के दौरान देखने को मिली थी, जब लेहमन ब्रदर्स का पतन हुआ। सिर्फ एक संस्था की विफलता ने दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया। यही कारण है कि भारत सरकार और आरबीआई बेहद सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। अब सोचिए, अगर 4 सुपर बैंक बनते हैं तो प्रतिस्पर्धा घटेगी। जब प्रतिस्पर्धा कम होती है तो मोनोपोली का खतरा बढ़ जाता है, यानी कुछ बैंक इतने बड़े हो जाएंगे कि बाकी संस्थाएं उनके सामने टिक नहीं पाएंगी। इसका असर सबसे पहले पड़ेगा स्मॉल बिजनेस और रूरल क्रेडिट पर। छोटे व्यापारी, किसान और ग्रामीण उपभोक्ता जिनके लिए बैंकिंग सेवाएं अब तक सुलभ थीं, उनके लिए कर्ज लेना मुश्किल हो सकता है।
क्योंकि बड़े बैंक अक्सर बड़े ग्राहकों को प्राथमिकता देते हैं। वे छोटे खातों या छोटे लोन में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते। एक और असर पड़ेगा ब्रांच नेटवर्क और रोजगार पर। जब बैंक मर्ज होते हैं तो उनकी शाखाओं को रैशनलाइज किया जाता है, यानी एक ही इलाके में अगर 3 बैंक की शाखाएं हैं तो उन्हें मिलाकर एक कर दिया जाएगा। इससे खर्च तो घटेगा, लेकिन हजारों कर्मचारियों के लिए नौकरी का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा, लेकिन भविष्य की नई भर्तियां कम हो जाएंगी, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिए बैंकिंग सेक्टर में जॉब के अवसर घट जाएंगे। अब बात करते हैं ग्राहकों पर पड़ने वाले असर की। अगर आपका खाता किसी ऐसे बैंक में है जो मर्ज होने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं। आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। केवल IFSC कोड और MICR कोड में बदलाव होगा, जिसे धीरे धीरे अपडेट किया जाएगा। लेकिन साथ ही कई चीजें बदलेंगी, जैसे लोन प्रोसेसिंग का तरीका, ग्राहक सेवा का ढांचा और डिजिटल बैंकिंग की स्पीड। यह मर्जर जहां एक तरफ सिस्टम को मजबूत करेगा, वहीं दूसरी तरफ इससे ग्राहक अनुभव में बड़ा बदलाव आएगा। बैंकिंग धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल और डेटा ड्रिवन हो जाएगी। इसका मतलब यह भी है कि भविष्य में काउंटर पर कतारें कम होंगी, लेकिन तकनीकी ज्ञान न रखने वाले ग्राहकों को कठिनाइयां बढ़ेंगी। एक और बड़ा मुद्दा है सिस्टमिक रिस्क। जब सब कुछ ही बैंकों के हाथ में आ जाएगा तो किसी एक बैंक की समस्या पूरे देश की इकोनॉमी को प्रभावित कर सकती है। इसलिए इस बदलाव के साथ साथ मजबूत नियामक प्रणाली की भी जरूरत है। RBI को पहले से ज्यादा सतर्क और एक्टिव रहना होगा। अब अगर आप इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह मर्जर भारत की फाइनेंशियल मॉडर्नाइजेशन जर्नी का हिस्सा है। सरकार अब उस दिशा में बढ़ रही है जहां बैंक सिर्फ वित्तीय संस्थान नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक नेशनल एसेट्स बनेंगे। ये वही मॉडल है जो चीन ने अपनाया था। चीन के 4 प्रमुख बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एग्रीकल्चरल बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना और चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, न केवल चीन की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पकड़ रखते हैं। यही वजह है कि चीन के चारों बैंक आज विश्व के टॉप 10 बैंकों में शामिल हैं। भारत भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में भारतीय बैंक भी वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करें, और इसके लिए 4 सुपर बैंक वाला मॉडल सबसे व्यावहारिक रास्ता माना जा रहा है। लेकिन हर सुधार की तरह यहाँ भी संतुलन जरूरी है। बड़े बैंक बनाना आसान है, लेकिन उन्हें संभालना सबसे मुश्किल काम होता है। बैंक का आकार जितना बढ़ेगा, उसके प्रबंधन की जटिलता भी उतनी बढ़ेगी। अगर गवर्नेंस में पारदर्शिता न रही तो यही बड़े बैंक भविष्य में सिर दर्द बन सकते हैं। याद रखिए, बैंकिंग सिर्फ पैसा जमा करने या निकालने की व्यवस्था नहीं बल्कि भरोसे का कारोबार है, और भरोसा तभी टिकता है जब सिस्टम पारदर्शी, जिम्मेदार और लोगों के हित में काम करे। इसलिए इस मर्जर प्लान का भविष्य सिर्फ सरकार की नीतियों पर नहीं बल्कि बैंकिंग कल्चर पर भी निर्भर करेगा। अगर यह कल्चर जिम्मेदारी और दक्षता का बना तो भारत वाकई फाइनेंशियल पावर हाउस बन सकता है। लेकिन अगर ये 4 बैंक सिर्फ आकार में बड़े हुए और सेवा व जवाबदेही में कमजोर पड़े तो ये कदम उलटा भी पड़ सकता है। इसलिए असली चुनौती अब शुरू होती है, इस सुधार को स्थायी और संतुलित बनाए रखना। 4 सुपर बैंक कैसे भारत को नई आर्थिक दिशा दे सकते हैं और इस पूरे परिवर्तन से देश के आम नागरिकों के लिए क्या संभावनाएं खुल सकती हैं। तो दोस्तों, ये था भारत के बैंकिंग इतिहास का नया अध्याय, जहां अब सिर्फ 4 सुपर बैंक भारत की आर्थिक रीढ़ को थामने वाले हैं। सवाल सिर्फ मर्जर का नहीं बल्कि उस नए दौर का है जहां हर भारतीय का पैसा, विश्वास और भविष्य इन 4 बैंकों से जुड़ जाएगा। अब ये बदलाव हमें कहां ले जाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि भारत अब एक नई फाइनेंशियल ताकत बनने की राह पर चल पड़ा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई खबर के साथ। जय हिंद।